हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पर। आज अपन दोस्तों बात करेंगे मृदा की। हम बात करेंगे मृदा कितने प्रकार के है, राजस्थान में कौन कौन सी अपनी मृदा पाई जाती है। जो मृदा में लवणीय, क्षारीय, अम्लीय मृदा, उनके टाइप की बात करेंगे आज अपन। ठीक है दोस्तों, तो अपन बेसिकली बात करें मृदा की। मृदा कितने प्रकार की होती है, तो पहले अपन लवण ग्रसित मृदा है, क्षार से ग्रसित मृदा है और लवणीय और क्षारीय दोनों से मिश्रित मृदाओं की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन पहले पढ़ेंगे मृदा। अम्लीय मृदा एवं सुधारना। अब अम्लीय मृदा तो उसको कैसे सुधारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज अम्लीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय मृदा किस प्रकार से बनेगी और कैसे बनेगी और इसको सुधारने के कारण भी कैसे सुधारा जा सकता है अम्लीय मृदा को, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करें कि अपने जो भारत है, भारत में कुल कितनी कृषिगत मृदा है जिसमें कृषि की जाती है। तो ध्यान रखना, भारत में कृषिगत मृदा है मिलियन हेक्टेयर मृदा में अपन कृषि क्षेत्र होते हैं। इतनी अपनी मृदा है जिसमें अपन कृषि करते हैं। ठीक है, कितनी मृदा है अपनी 159.7 मिलियन हेक्टेयर मृदा है जिसमें कृषिगत मृदा है, जिसमें अपन कृषि करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से अपन बात करें लगभग 93 मिलियन हेक्टेयर। 93 मिलियन हेक्टेयर कैसी है दोस्तों, अम्लीय मृदा है। 93 मिलियन हेक्टेयर तो अम्लीय मृदा है। कैसी मृदा है, अम्लीय मृदा। 93 जो 1.59.7 मिलियन हेक्टेयर मृदा है जो कृषिगत मृदा है, इसके अंदर 93 मिलियन हेक्टेयर मृदा तो आती है अपनी कौन सी, अम्लीय मृदा के तहत। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपन 6.75 मिलियन हेक्टेयर मृदा, ये आती है अपन लवण ग्रसित या लवणीय मृदा है। ठीक है, लवणीय मृदा है। ये तो अपने बेसिक बात होगी कि दोस्तों कितना कृषिगत क्षेत्र है जिसमें अपने खेती की जाती है, कितनी भारत में मृदा है जिसके तहत अपन कृषि के लैंड या कृषि की जाती है मृदा की। ठीक है, तो अपन कुल मृदा कितनी कृषिगत क्षेत्र जिसमें कृषि की जाती है, वो मृदा अपनी 159.7 मिलियन हेक्टेयर मृदा है जिसमें अपन कृषि करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें से 93 मिलियन हेक्टेयर मृदा ऐसी है जो किससे, अम्लीय मृदा है, अम्लीय प्रकार की मृदा है, जिसके बारे में आज अपन पढ़ने जाएंगे। ठीक है, और 6.75 मिलियन हेक्टेयर मृदा ऐसी है जो लवण से ग्रसित मृदा है। अब लवण से ग्रसित मृदा है, अम्ल से ग्रसित मृदा है, तो अपन इसको कैसे सुधारेंगे, क्या उपाय है, क्या कारण है कि लवणीय मृदाएं बनती है, क्या कारण है कि क्षारीय मृदाएं बनती है, तो आज अपन इसके बारे में धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं अम्लीय मृदा की। किसकी बात करते हैं, अम्लीय मृदा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक करिए। आज दोस्तों अपन बात करते हैं पहले अम्लीय मृदा की। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा। तो दोस्तों पहले अपन बात करते हैं अम्लीय मृदा में। तो अम्लीय मृदा में सर्वपहले आती है डेफिनेशन, परिभाषा। अम्लीय मृदा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, अम्लीय मृदा की परिभाषा होती है कि मृदा में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता OH- आयन से अधिक हो। ठीक है, मान लो कि कोई मृदा है जिसके अंदर क्या है कि H+ आयन की सांद्रता OH- आयन से अधिक होगी। ठीक है, बोले तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन से अधिक होगी। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन से अधिक होगी। अम्लीय मृदा रहेगी, उसमें क्या होगा कि जो H+ आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अधिक रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं अम्लीय मृदा। अब बात करें अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है, ध्यान रखना दोस्तों। अम्लीय मृदा का पीएच 7 से कम होता है। किससे कम होता है, 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा का पीएच 7 से कम होता है।
तो ये तो हो गया अपने अम्लीय मृदा की डेफिनेशन। अब बात करेंगे अपन के अम्लीय मृदा कैसे बनती है, क्या कारण है अम्लीय मृदा बनने का और किस प्रकार कौन कौन से कारक अम्लीय मृदा बनने के लिए जिम्मेदार है। और अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा कितने प्रकार की है। अब जैसे अपन ने पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन के कारण अम्लीय मृदा होती है। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ उपस्थित रहेंगे तो किस प्रकार की अम्लीय मृदा रहेगी। तो इसमें हाइड्रोजन आयन में अपन बात करें दोस्तों तो इसमें दो चीज आती है। इसी के आधार पर फिर अम्लीय मृदा को दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इसी के आधार पर फिर अगर मान लो कि कोई हाइड्रोजन आयन है, अगर वो किसी मृदा कण पे उपस्थित है, किस पे, मृदा कणों पे उपस्थित है, तो उसे संचय कहते हैं। अगर मान लो वो घोल में उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन दो पे, एक तो घोल में उपस्थित रहेगा और एक मृदा कणों पे उपस्थित रहेगा। इसके आधार पर मृदा को, अम्लीय मृदा को फिर वापस दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। अम्लीय मृदा है उसको हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति, मतलब हाइड्रोजन आयन किस पे उपस्थित था उसकी उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करते जा रहे हैं हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के आधार पर मृदा के प्रकार, अम्लीय मृदा के प्रकार, ठीक है। H+ आयन की उपस्थिति पर अम्लीय मृदा के प्रकार। H+ आयन की उपस्थिति के आधार पर अम्लीय मृदा के प्रकार। H+ आयन की उपस्थिति के आधार पर अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब देखो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। पहला बात करें तो पहला होता है सक्रिय, सक्रिय अम्लीय मृदा, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों संचय, संचय अम्लीय मृदा, ठीक है। पहला होता है सक्रिय अम्लीय मृदा, दूसरा होता है संचय अम्लीय मृदा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो सक्रिय अम्लीय मृदा है उसमें हाइड्रोजन आयन मृदा गोल में उपस्थित रहेंगे या मृदा कण में उपस्थित रहेंगे। तो अपन एक एक की बात करते हैं दोस्तों, एक एक को देखते चलना है और आराम से अपन को समझते जाना है। बोरिंग टॉपिक है नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब बात करें अपन सक्रिय अम्लीय मृदा में, तो सक्रिय अम्लीय मृदा है दोस्तों, उसमें जो हाइड्रोजन आयन रहेगा अपना, हाइड्रोजन आयन ये मृदा घोल में उपस्थित रहेगा। किसमें, मृदा घोल में। अब सक्रिय अम्लीय मृदा की दोस्तों अपन डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि हाइड्रोजन आयन मृदा घोल में उपस्थित होता है और मृदा घोल में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर ही अपन इसको सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। क्योंकि दोस्तों सक्रिय अम्लीयता इसे कहते हैं कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता रहता है, अम्लीय मृदा बनती रहती है, अम्लीय से वापस क्षारीय मृदा बनती रहती है। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन आयन है वो मुक्त रहता है, जल के अंदर उपस्थित रहता है या मृदा घोल में उपस्थित रहता है, ठीक है। अब अपन बात करें संचय अम्लीय की, तो संचय अम्लीय में दोस्तों अपन बात करें हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन आयन इसके अंदर क्या है, मृदा कणों पे उपस्थित रहता है। कहां पे उपस्थित रहता है, मृदा कणों पे। इसमें क्या होगा कि दोस्तों जो हाइड्रोजन आयन रहेगा वो स्टेबल रहेगा, इसमें हाइड्रोजन आयन मुक्त रहता है, मृदा घोल में फ्री रहता है। और इसमें जो संचय अम्लीय होता है इसमें क्या हाइड्रोजन आयन मृदा कणों पे उपस्थित रहता है, तो वो क्या एक स्टेबल स्थिति में रहेगा। यह तो हो गया हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर मृदा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो सक्रिय अम्लीय मृदा हो गई, सक्रिय अम्लीय मृदा हो गई जिसमें हाइड्रोजन आयन मृदा घोल पे उपस्थित रहेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन है वो फ्री रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। फिर बात करें अपन संचय अम्लीय की, तो संचय अम्लीय में जो हाइड्रोजन आयन है वो मृदा कणों पर उपस्थित रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने दो प्रकार, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर अपने दो प्रकार देख लिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अम्लीय मृदा बनने के कारण। अम्लीय मृदा बनने के कारण
दोस्तों बात करें कि अम्लीय मृदा किस किस कारण से बनती है, कौन कौन से कारण जिम्मेदार है कि अम्लीय मृदा बनती है, तो अपन एक एक के बारे में डिस्क्राइब करते चलेंगे धीरे धीरे, आप आराम से देखते रहना, ठीक है दोस्तों। इसमें वैसे तो निम्न कारक जिम्मेदार है, तो कोई 3-4 कारक इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अपन बात करें दोस्तों पहला, तो पहला है अम्लीय पेत्रक पदार्थ। अम्लीय पेत्रक पदार्थ। अब अम्लीय पेत्रक पदार्थ में क्या होगा, मान लो दोस्तों चट्टान है। अब मृदा का निर्माण किससे होता है, अपन को अच्छी भली भांति प्रकार से पता है कि मृदा का निर्माण चट्टान से होता है, ठीक है। मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टान से होता है। तो मान लो कि जैसे कोई मृदा है, वो चट्टान है, वो अम्लीय प्रकृति की। अब अम्लीय प्रकृति की तो कैसे होगी, क्योंकि जो चट्टान रहेगी, जो चट्टान रहेगी उसके अंदर मान लो कि जैसे ग्रेनाइट खनिज है, क्वार्ट्ज हो गया। अब ये जो ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये क्या अम्लीय प्रकृति का खनिज है, ठीक है। तो जो अम्लीय मृदा, जो मृदा है, जो खनिज चट्टान है, वो चट्टान ही अम्लीय प्रकृति की है। तो जो बनने वाली मृदा रहेगी वो तो अम्लीय प्रकृति की बनी है। स्वाभाविक बात है कि जैसे माता पिता रहेंगे तो वैसे ही गुण अपने वाला, मतलब जो संतति उसमें आनी ही है। तो अपन बात करें कि जो पेत्रक पदार्थ है उसकी प्रकृति अम्लीय है दोस्तों, उसमें मान लो ग्रेनाइट पाया जा रहा है, क्वार्ट्ज पाया जा रहा है, ऐसे खनिज उपस्थित है, तो इनके कारण बनेगी बनने वाली मृदा ही अम्लीय होगी, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी देर से बात करें कि मान लो कि ये हो गया एक, तो इसमें ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिका हो गई, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिका हो गई, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिका हो गई। मान लो कोई चट्टान है, उसमें ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट अपन को पता है अम्लीय प्रकृति का खनिज है। किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का खनिज है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का खनिज है। अब मान लो ग्रेनाइट अम्लीय प्रकृति का है, क्वार्ट्ज भी अम्लीय प्रकृति का है, सिलिका भी अम्लीय प्रकृति का है। तो ये क्या है कि जब चट्टान में पाए जाने वाले खनिज, अपन को पता है कि मृदा है वो चट्टान है, खनिजों से मिलकर बनी होती है। तो वो जब वो खनिज अम्लीय प्रकृति के, तो चट्टान तो स्वाभाविक बात अम्लीय प्रकृति की होगी। जब चट्टान अम्लीय प्रकृति की है तो दोस्तों बनने वाला खनिज भी 100, बनने वाली मृदा भी 100% अम्लीय प्रकृति की ही होगी, ठीक है। अब अपन बात करते दोस्तों कि जैसे मान लो कि सिलिका है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। देखो दोस्तों, मैं यही बता देता हूँ नीचे, आपके भी समझ में आ जाए। हमारे दोस्तों ऐसा ही ऑटो क्या होता है, सिलिका होता है, ये तो पता है। मान लो कोई है अपने पास SiO2 सिलिका है, SiO2 सिलिका प्लस अपने मृदा में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। ये दोनों मिलके बनाएंगे दोस्तों H2O SiO2, ठीक है। ये कोई बन गया। सिलिका अपनी चट्टान के अंदर है, और जल अपन को स्वाभाविक बात है कि मृदा या चट्टान रहेगी, बारिश होगी तो बारिश के दौरान मान लो कि चट्टान में बारिश होगी तो जो सिलिका है वो सिलिका और बारिश का जल, या मान लो कोई भी जल है, मृदा में उपस्थित जल है, वो जब आपस में मिलेंगे दोनों, तो ये मिलने के बाद बनाएंगे दोस्तों ऑर्थोक्लीज। क्या बनाएंगे, ऑर्थोक्लीज। ये बनाएंगे दोस्तों जब अपने पास अपनी चट्टान है, उसके अंदर सिलिका है और अब जल मृदा में उपस्थित है, ये दोनों मिलकर दोस्तों बनाएंगे H2SiO2, ठीक है। जो क्या होता है, एक ऑर्थोसिलिकीय अम्ल है। अब दोस्तों जब अम्ल बन रहा है तो स्वाभाविक बात है कि बनने वाली मृदा की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो ये एक रिएक्शन है कि अपन को पता चल जाता है, अभिक्रिया मान लो
अभिक्रिया है जो प्रकृति में होती रहती है, जिनके द्वारा मृदा अम्लीय बनती है। तो ये एक तो कारण हो गया कि अम्लीय पैतृक पदार्थ की प्रकृति। मान लो कि कोई पैतृक पदार्थ है वो अम्लीय, तो बनने वाली मृदा भी किस प्रकार की होगी? अम्लीय प्रकार की होगी। अब क्यों रहेगी? क्योंकि इसके अंदर अपने बताया था कि इसके अंदर क्वार्ट्ज पाया जाएगा, सिलिका पाया जाएगा, ग्रेनाइट पाया जाएगा। ये ग्रेनाइट हो गया, सिलिका हो गया, ऑर्थोक्लेज हो गया, सारे किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के खनिज है। तो जब खनिज अम्लीय प्रकृति के, तो बनने वाली मृदा भी अम्लीय प्रकृति की ही होगी। ठीक है, आगे चलो दोस्तों, एक कारण हो गया यार दोस्तों। बेसिकली आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, इन चीजों को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। पहला था अपना अम्लीय पैतृक पदार्थ, ठीक है, जो अपन ने देख लिया। दूसरे की बात की दोस्तों, तो दूसरे में हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों का विघटन। दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अब मान लो कार्बनिक पदार्थों का विघटन क्या ऐसा होगा, अपन देखते हैं। मान लो कि कोई मृदा है दोस्तों, क्या है? मृदा है। देखो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मृदा अम्लीय किस प्रकार बनेंगे, ठीक है। अपन बात करें दोस्तों कार्बनिक पदार्थों की, जैसे अपन कार्बनिक पदार्थ में हो गया पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, अन्य कोई मटेरियल हो गया, ठीक है। मान लो कि बारिश के दौरान जैसे ही बारिश होगी तो अपन को मृदा के अंदर जल तो आएगा ही, H2O प्लस मान लो कि CO2 कार्बनिक पदार्थ होता ही है। अरे सब में पाया जाता है कार्बन। तो जब मान लो कि जैविक पदार्थों का अपघटन होगा तो CO2 गैस निकलेगी। तो जब CO2 और कार्बन निकलेगी दोस्तों, H2O और CO2 मिलेगी, तो इनके मिलने से बनेगा H2CO3। H2CO3 जो क्या होता है? H2CO3 है दोस्तों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ध्यान रखना क्या है? कार्बोनिल अम्ल, कार्बनिक अम्ल है। तो ये ध्यान रखना आपको कि कार्बनिक पदार्थों का विघटन दोस्तों, जब कार्बनिक पदार्थों का मृदा में विघटन होता है, तो विघटन क्या होता है? जब कार्बनिक पदार्थों का मृदा में विघटन होता है, विघटन, तो उसके दौरान दोस्तों CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? मान लो कि कोई जैविक पदार्थ है, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, ये हो गई, तो इनका अपघटन होगा। जब इनका अपघटन होगा तो दोस्तों इनके अपघटन के दौरान CO2 गैस मृदा में मुक्त की जाएगी जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा CO2 गैस को रिलीज किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब CO2 गैस को रिलीज किया जाएगा तो CO2 गैस को क्या इसमें रिलीज किया जाएगा, और एक अपन जो वर्षा होगी, वर्षा के दौरान जो H2 होगा, जल होगा, CO2 और H2O मिलके बनाते हैं दोस्तों H2CO3, जो होता है कार्बनिक अम्ल होता है। अब जब मृदा में ऑलरेडी मान लो कि अम्ल है, तो मृदा किस प्रकार की होगी? अम्लीय प्रकृति की, ठीक है, अम्लीय प्रकृति की। इस कारण अम्लीय प्रकृति की मृदा बनती है दोस्तों। देख लो, फिर एक बार बता रहा हूँ, एक कार्बनिक पदार्थों के विघटन से किस प्रकार अम्लीय मृदा बनती है। जब कार्बनिक पदार्थों का मृदा में विघटन होता है दोस्तों, तो उसके दौरान मृदा में CO2 मुक्त होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। क्या होती है? CO2 मुक्त होती है। और CO2 मुक्त होती है तो दोस्तों जैसे ही वर्षा होगी या जैसे ही मान लो मृदा में जल रहेगा, वो CO2 के साथ क्रिया करके दोस्तों बना लेगा H2CO3। क्या बना लेगा? H2CO3। क्या बना लेगा दोस्तों? H2CO3, ठीक है, H2CO3 बना लेगा। और H2CO3 क्या होता है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल होता है। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। तो हो गए ना मृदा अम्लीय प्रकृति की। जब मृदा में कार्बनिक अम्ल बन रहा है तो मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अपन अगले बात करते हैं, अगला कारक कौन सा जिम्मेदार है अम्लीय प्रकृति के? दो कारक पढ़ लिया अपन ने दोस्तों, दो कारक अपने देख लिया। पहला था अम्लीय पैतृक पदार्थ, दूसरा था कार्बनिक पदार्थों का विघटन, ठीक है। अब तीसरा कारक देखते हैं दोस्तों, तीसरा कारक कौन सा जिम्मेदार है अम्लीय मृदा बनने में, ठीक है। कौन सा? तीसरा कारक देखते हैं। तीसरा कारक हो जाएगा दोस्तों क्षार पदार्थों का अपक्षालन। क्षार पदार्थों का अपक्षालन।
अब मान लो कि दोस्तों कोई मृदा ऐसी है, कोई मृदा ऐसी है जहाँ शुष्क क्षेत्र है, तो शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा कि जैसे ही बारिश होगी दोस्तों, तो बारिश होने के दौरान जो मृदा की सतह पर क्षार उपस्थित रहेंगे वो क्या है कि घुल के लीचिंग की क्रिया के दौरान मृदा के अंदर चले जाएंगे दोस्तों। कहाँ चले जाएंगे? मृदा के अंदर चले जाएंगे। और जब लवण और क्षारों की प्रकृति दोस्तों जब निचले शस्त्रों में चले जाती है तो वैसे ही मृदा ऊपर हाइड्रोजन आयन रह जाएगा, हाइड्रोजन आयन रह जाएगा, Fe रह जाएगा, एल्यूमिनियम रह जाएगा। तो ये आयन क्या होते हैं कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के आयन होते हैं। किस प्रकृति के आयन होते हैं? अम्लीय प्रकृति के आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि अम्लीय प्रकृति के आयन होते हैं जो अपने आप ही मृदा को क्या अम्लीय बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे होगा दोस्तों, इसमें देख लेते थोड़ा एक बारी, आप इधर देख लो। इसमें स्पेशली कोई रिएक्शन तो होगी नहीं। मान लो कि मतलब क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा। अब जैसे ही वर्षा हुई, जैसे ही वर्षा हुई तो वर्षा के दौरान जो क्षार रहेंगे दोस्तों, या क्षार रहेंगे घुल के कहाँ चले जाएंगे? नीचे के सहस्त्रों में, नीचे के सहस्त्रों में चले जाएंगे। अब नीचे के जब सारे नीचे के सहस्त्रों में चले गए तो दोस्तों ऊपर तो बचेंगे हाइड्रोजन हो गया, Fe हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये ऑलरेडी किस प्रकार के आयन है दोस्तों? ये अम्लीय प्रकृति के आयन है। जब अम्लीय प्रकृति के आयन ऊपरी मृदा में रहेंगे तो मृदा किस प्रकृति की रहेगी दोस्तों? अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, ये हो गया अपने 3 कारक दोस्तों। अब बात करते हैं अपन चौथे कारक की। चौथा कारक कौन सा है अपना? समझ में तो आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब बनाना भूलो दोस्तों। अब देखो दोस्तों चौथा कारक कौन सा अपना? चौथा दोस्तों अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। चौथा हो जाएगा दोस्तों अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। मान लो कि कोई मृदा ऐसी है, क्षारीय है, और अपन क्या है कि फसलों को लगातार अम्लीय प्रकृति के उर्वरक दिए जा रहे लगातार अम्लीय प्रकृति के उर्वरक। तो बनने वाले जो अम्लीय प्रकृति के उर्वरक दोस्तों, उन अम्लीय प्रकृति के उर्वरकों से जो मृदा बनेगी वो किस प्रकृति की बनेगी? अम्लीय प्रकृति की बनेगी। ठीक है दोस्तों, किस प्रकृति की बनेगी? अम्लीय प्रकृति की। अब देखो कैसे बनेगी अम्लीय प्रकृति की, ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखो किस प्रकार बनेगी अम्लीय प्रकृति की। मान लो कि मृदा कैसी है? क्षारीय है। ठीक है, मृदा कैसी है? क्षारीय है। और अपन जो उर्वरक डालेंगे दोस्तों वो किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। तो अपन जैसे ही उर्वरक डालेंगे दोस्तों, वो तो उर्वरकों में उपस्थित अम्ल रहेंगे, वो क्या करेंगे? क्षारों के साथ क्रिया करेंगे, और क्षारों के साथ क्रिया करके इनको ले जाएंगे कहाँ दोस्तों? नीचे के सहस्त्रों में, या नीचे के सहस्त्रों में ले जाएंगे, या कोई अदर उत्पाद बना देंगे, या इनको उदासीन प्रकृति के कर देंगे। जब ये उदासीन प्रकृति के कर देंगे तो ना तो मृदा अम्लीय रहेगी और ना ही क्षारीय रहेगी, लेकिन ये मान सकते हैं कि अपन जो मृदा बनेगी वो हल्की अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, तो लगातार अम्लीय उर्वरक का प्रयोग करने से भी मृदा किस प्रकार की होगी दोस्तों? अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, आ जाओ अगला देखो। अगला देखो दोस्तों, 5वां हो जाएगा अपना सूक्ष्म जीवों की क्रिया से। एक बारी मैं थोड़ा सा आपको अम्लीय उर्वरकों में एक रिएक्शन के माध्यम से बता देता हूं। ठीक है, देखो अपन ने डाला, जैसे अम्लीय उर्वरक डाला कोई कौन सा? अमोनियम सल्फेट। अरे धान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है, ध्यान रखना, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? NH4 SO4। यह होता है दोस्तों इसका सूत्र। अब अपन बात कर रहे हैं कि मृदा में वैसे होता कौन सा है? कैल्शियम आयन होगा। क्या होगा? कैल्शियम आयन होगा। देखो देखो देखो, मैं यहाँ थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको रिएक्शन देखना है कैसे हो रही है। ठीक है, देखो अपने पास हो जाएगा कोई कले का, या कले छोड़ो, मृदा कण लिखो इसके अंदर, सोइल पार्टिकल या मृदा
ठीक है, ये वही मृदा कण है जिसमें कौन सा आयन उपस्थित है, कैल्शियम आयन। कौन सा आयन दोस्तों, ये कोई मृदा कण है, उस पे कौन सा आयन उपस्थित है, कैल्शियम आयन। और अपन ने डाला दोस्तों इसमें अमोनियम सल्फेट। क्या डाला, अमोनियम सल्फेट डाला। ठीक है, अमोनियम सल्फेट अपन इसमें मृदा में डाला, मृदा, ठीक है, मृदा में अमोनियम सल्फेट डाला। दोस्तों जो कैल्शियम रहेगा दोस्तों, इसका रिप्लेसमेंट कौन कर देगा, NH4, इसको क्या कर देगा, रिप्लेसमेंट कर देगा और बना लेगा इसके साथ मृदा में जाके CaSO4। क्या बना लेगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, मृदा के कणों पर उपस्थित था कैल्शियम, और कैल्शियम का रिप्लेसमेंट किसने, हमने डाला अमोनियम सल्फेट, अम्लीय उर्वरक। और जैसे अम्लीय उर्वरक डाला तो जो अमोनिया था वो यहाँ से निकल के मृदा के कणों पे चिपक गया। ठीक है, बचा SO3 सल्फेट। तो सल्फेट क्या करा, कैल्शियम के साथ जुड़ के बना दिया कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाती है दोस्तों, लीचिंग। क्या हो जाती है, लीचिंग। कैल्शियम सल्फेट की हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो इस प्रकार बनती है अम्लीय उर्वरकों से मृदा। किस प्रकार बनती है, देख लो एक बारी, इस प्रकार बनती है। अगर अपन लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे तो मृदा किस प्रकृति की बन जाएगी, अम्लीय प्रकृति की बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अपन ने कर लिए 4 कारण। अब बात करते हैं अपन 5वें की। मैं मिटा दूं इसको। तो 4 कारण अपने कर लिए कि कौन कौन से 4 कारण हैं जिनसे मृदा अम्लीय बनती है, और आशा करता हूं कि आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें 5वां कारण कौन सा है दोस्तों। 5वां हो जाएगा सूक्ष्म जीवों सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा। अब दोस्तों सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करेगा कौन दोस्तों, सूक्ष्म जीवी तो करेंगे। तो इसके अपन यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ भी इसका अलग से पॉइंट भी बना सकते हैं। तो जो मृदा में सूक्ष्म जीव रहेंगे, जैसे एक मृदा में सूक्ष्म जीव हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, फंजाई, एसिडोमाइसिटीज हो गए, सारे जो मृदा में वो सूक्ष्म जीव उपस्थित रहेंगे। या क्या करेंगे कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, अदर कोई मटेरियल हो गया, गाय फसलों का गोबर, फसलों का अवशेष, तो इनको क्या करेंगे, ये मृदा में जैसी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, मृदा में आर्द्रता बनी रहेगी, तो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उनको सड़ा गलाकर गहरे भूरे रंग का काला पदार्थ बना देंगे। ठीक है, और गहरे भूरे रंग का जो काला गोबर या पदार्थ बनेगा वो क्या करेगा, मृदा को अम्लीय बनाने की कार्य करेगा। क्योंकि दोस्तों उसमें ऑलरेडी कैसे रहेंगे, हाइड्रोजन आयन और अम्लीय आयनों की अधिकता के कारण फिर अम्लीय बन जाएगी, मृदा बन जाएगी इस प्रकार की अम्लीय प्रकार की। इस प्रकार की बन जाएगी मृदा, अम्लीय प्रकार की बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 मेनली कारण होते हैं अम्लीय मृदा बनने के। कितने कारण होते हैं, 5। तो आज दोस्तों मैं बताया आपको अम्लीय मृदा, और अम्लीय मृदा के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, वो अपन ने देख लिया, सक्रिय और संचय। उसके बाद में अपन ने देखा दोस्तों अम्लीय मृदा बनने के कारण कौन कौन से है। तो पहला देखा आपने अम्लीय तेतृक पदार्थ हो गए, दूसरा कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो गया, तीसरा है क्षारीय पदार्थों का अपक्षालन या लीचिंग, चौथा होगा दोस्तों अम्लीय उर्वरकों का लगातार। जब अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करेंगे तो क्या क्षारीय उर्वरकों को वहां से रिप्लेसमेंट कर देंगे। उसके बाद में आया था सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा। सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधों के, छोटे पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, अन्य ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको सड़ा गलाकर गहरा कार्य पदार्थ बनाएंगे जो मृदा को अम्लीय बनाने का कार्य करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।